एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई सैंपल पेपर 2024-25 का क्वेश्चन नंबर 23। अगर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हो, डाउट्स खत्म करना चाहते हो तो एंड तक बने रहना ताकि अच्छे से समझ में आए। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज है, क्विज की फॉर्मेट में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। इन्हीं के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे शॉर्ट सेक्शन में। अब अगर आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में चाहते हो तो उसके लिए क्या करोगे, सेटिंग का बटन प्रेस करो और यहाँ पर ऑडियो ट्रैक के ऑप्शन से इंग्लिश या हिंदी को सिलेक्ट करो। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 23 में केएन लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 6 लाख शेयर्स पब्लिक को इशू किए, ऑफर किए। 10 रुपीज फेस वैल्यू का शेयर 3 रुपीज प्रीमियम के साथ इशू किया। मतलब जिसको भी ये शेयर खरीदना है उसे 13 रुपीज पे करने होंगे। 3 रुपीज एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों का पैसा एक ही बार में डिमांड किया गया। तो 3 रुपीज आपको तब पे करने हैं, 4 रुपीज फर्स्ट कॉल और बाकी का पैसा फाइनल कॉल पर इंक्लूडिंग प्रीमियम पे करना है। इशू हो गया है ओवर सब्सक्राइब। ओवर सब्सक्राइब बाय 1,50,000 का मतलब है टोटल एप्लीकेशन आपको मिली 6 लाख प्लस 1,50,000, 7,50,000। अब कंपनी कितने शेयर अलॉट कर सकती है, जितने शेयर्स इशू किए हैं। तो कंपनी ने 50,000 की एप्लीकेशन तो रिजेक्ट कर दी और उसके बाद दो कैटेगरी में शेयर्स को अलॉट किया। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा कंपनी फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर सकती है और एक शेयर होल्डर है जिसको 6,000 शेयर्स अलॉट किए गए थे फर्स्ट कैटेगरी का, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, उसके शेयर्स को फोरफीट किया, री इशू किया। आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है। अब जर्नल एंट्री करने से पहले समझते हैं कि इस पैसे को, इस एप्लीकेशन को किस तरह से एडजस्ट किया गया, कंपनी किस तरह से अलॉटमेंट कर रही है। तो कैटेगरी 1 में कहा है कि 4 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन पर 3 लाख शेयर्स अलॉट किए प्रोरेटा बेस पर। एप्लीकेशन ज्यादा, अलॉटमेंट कम। तो यहां पर जो 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन है उस पर जो पैसा एप्लीकेशन का कंपनी के पास है 3 लाख, वो कंपनी ने रिफंड नहीं किया। प्रोरेटा के केस में क्या होता है, कंपनी कहती है कि आपका पैसा हम नेक्स्ट कॉल फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर लेंगे। क्लियर। इसके बाद सेकंड कैटेगरी में कहा है जितनी बाकी की और एप्लीकेशन रह गई उसको बाकी के शेयर से लौट किए। तो बाकी एप्लीकेशन आपके पास कितनी रह गई, 50,000 आपने रिजेक्ट कर दी, 3 लाख और रह गए। तो 3 लाख पर कंपनी कितने शेयर्स और अलॉट कर सकती है, 6 लाख में से 3 लाख अलॉट कर चुके और 3 लाख और करेगी। तो 3 लाख पर 3 लाख शेयर्स अलॉट किए, फुल अलॉटमेंट है, प्रोरेटा नहीं है। तो इनका कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है जो आप आगे की कॉल में एडजस्ट करोगे। 50,000 एप्लीकेशन को आपने रिजेक्ट किया, इनका पैसा पूरा पूरा कंपनी ने रिफंड कर दिया। अब देखो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन मिली तो बैंक अकाउंट डेबिट 22,50,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 22,50,000। ये पैसा अब आपको ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल में। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 22,50,000, शेयर कैपिटल में कितना होगा, 6 लाख शेयर अलॉट कर सकते हो तो 6 लाख का पैसा आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करो, 18 लाख। इसके बाद आप किस में एडजस्ट करने वाले हो एक्स्ट्रा पैसा, फर्स्ट कॉल में। तो फर्स्ट कॉल के लिए आप फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्रेडिट नहीं करोगे। अलॉटमेंट के बाद का अगर कोई भी पैसा आपके पास एडवांस है तो वो आप कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में क्रेडिट करते हो। तो टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 3 लाख और जो रिजेक्ट किए एप्लीकेशन उनका पैसा रिफंड होगा। तो टू बैंक अकाउंट 1,50,000। पैसा मिला एप्लीकेशन का, हमने इसको एलोकेट कर दिया, रिलेटेड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब कंपनी क्या करेगी, नेक्स्ट कॉल की डिमांड करेगी। नेक्स्ट कॉल पर, फर्स्ट कॉल पर पैसा कितना मिलना चाहिए, पहले ड्यू की एंट्री बनाओ। तो फर्स्ट कॉल पर कंपनी 4 रुपीज डिमांड कर रही है। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 4, 24 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 24 लाख। इतना पैसा मिलना चाहिए। कंपनी मान के चल रही है कि पूरा पैसा मिल जाएगा। क्या कंपनी को पूरा पैसा मिला, कंपनी को 24 लाख रुपीज लेने हैं। ऑलरेडी एडवांस हमारे पास एप्लीकेशन के टाइम पर 3 लाख है, इसे एडजस्ट करने के बाद 21 लाख रुपीज और लेने हैं। तो यहां पर जो एक शेयर होल्डर है राकेश, कंपनी ने इसको 6,000 शेयर अलॉट किए थे, कैटेगरी 1 से रिलेटेड है जहां पर प्रोरेटा अलॉटमेंट हुई, फर्स्ट कॉल का पैसा इसने नहीं दिया।
तो अगर राकेश को कंपनी ने 6,000 शेयर्स अलॉट किए, इसने अप्लाई तो ज्यादा नंबर के लिए किया होगा ना। प्रोरेटा के केस में क्या होता है, जितना शेयर्स के लिए अप्लाई किया जाता है उससे कम शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। तो राकेश ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, ये निकालना जरूरी है, क्योंकि उसका कितना एडवांस अमाउंट हमारे पास है जो हम फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करेंगे, और बाकी का उसने कितना नहीं दिया कैलकुलेट करेंगे। कैसे देखो, सबसे पहले एप्लीकेशन 4 लाख, अलॉटमेंट 3 लाख। आपके पास अलॉटमेंट का नंबर है लेकिन एप्लीकेशन का नहीं। तो ट्रिक क्या है, जहां क्वेश्चन मार्क उस नंबर को ऊपर लिखो, दूसरा नंबर नीचे, मल्टीप्लाइड बाय 6,000। 8,000 शेयर्स के लिए इसने अप्लाई किया। 8,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो इसका मतलब इसने बैंक पे कितना पैसा जमा किया, 24,000। कंपनी ने इसको 6,000 शेयर्स अलॉट किए, जिसका एप्लीकेशन का पैसा बनता है 18,000। बाकी 6,000 कंपनी ने इसको रिफंड नहीं करके फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करने का प्रॉमिस किया है। तो फर्स्ट कॉल पर हमें इससे कितना पैसा लेना है, ₹4 के हिसाब से 6,000 शेयर्स पर 24,000। एडवांस हमारे पास 6,000 है, 24,000 में माइनस करने के बाद 18,000 और हमें इससे लेना था जो कि इसने नहीं दिया। तो माइनस कर दो, 18,000 इसने नहीं पे किए, बाकी 20,82,000 हमें रिसीव हुए। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 20,82,000। जो पैसा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में आपने क्रेडिट किया था उसको डेबिट कर दो। वहां से अब इस पैसे को आप फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर करोगे ना, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट अब आपको क्लोज करना है, तो वहां से निकाल के ये पैसा फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर कर दो। अगर आप इसे कॉल सिनेरियर के साथ करना चाहते हो तो एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 20,82,000, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 3 लाख, कॉल सिनेरियर्स अकाउंट 18,000, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 24 लाख। फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी ने क्या किया, राकेश के शेयर्स को फोरफीट कर दिया। तो कॉल्डअप क्या है इसकी, कॉल्डअप फर्स्ट कॉल तक कितना पैसा डिमांड किया है, ₹7। ₹7 कॉल्डअप फेस वैल्यू है ना, 4 + 3, ₹7 फेस वैल्यू है। इसके बाद पेडअप क्या है, पेडअप इसने सिर्फ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा दिया है। ठीक है, तो फोरफिटेड अमाउंट कितनी हो गई इसकी, 6,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन का पैसा 18,000, और जो एडवांस था वो आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है फेस वैल्यू के साथ ही 6,000। तो टोटल 24,000 फोरफिटेड अमाउंट है। एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करो कॉल्ड अप से 42,000। इसके बाद प्रीमियम तो अभी कंपनी ने डिमांड ही नहीं किया है, फर्स्ट कॉल तक प्रीमियम डिमांड नहीं किया है, सेकंड कॉल में डिमांड करेगी। तो ना तो कंपनी ने प्रीमियम डिमांड किया, ना शेयर होल्डर ने पे किया। इसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा हमें कितना नहीं मिला, बस उतना ही क्रेडिट करोगे। 24,000 माइनस 6,000, 18,000 नहीं मिला, उतना ही आप क्रेडिट करो, और जो पैसा मिल चुका है वो फोरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट करोगे 24,000। कॉल सिनेरियर के साथ करना चाहते हो तो एंट्री होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 42,000, टू कॉल सिनेरियर्स अकाउंट 18,000, टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट 24,000। एक बात याद रखना, अगर आप एंट्रीज को कॉल सिनेरियर के साथ कर रहे हो, कॉल सिनेरियर अकाउंट को ओपन कर रहे हो, तो जहां जहां आपको कॉल का पैसा नहीं मिला वो कॉल सिनेरियर के साथ होगा। अगर आप विदाउट कॉल सिनेरियर के कर रहे हो तो आपको सिंपल फॉर्मूला जो फॉर्मेट है उसी के साथ एंट्रीज करनी है। ये नहीं कि एक इस तरह से कर रहे हो एक इस तरह से, नहीं, फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो ध्यान रखना इस बात को, एक फॉर्मेट अप्लाई करना है। उसके बाद अब यहां पर कंपनी ने क्या किया, सेकेंड कॉल की डिमांड की है। लिखा है ना, फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹13 पर शेयर फुल्ली पेड अप बट आफ्टर सेकेंड कॉल। तो सेकेंड कॉल की पहले डिमांड करेंगे तो कितने शेयर्स पर करेंगे, आपके टोटल शेयर्स थे 6 लाख, इसमें से 6,000 कैंसिल हो गए, कितने बचे, 5,94,000। इस पर अब आपको डिमांड करनी है कितने रुपए की, ₹6। टोटल शेयर आपका था ₹13 का, जिसमें से ₹7 डिमांड कर चुके हैं, तो कितना बचा, ₹6। तो ₹6 के हिसाब से 35,64,000 मिलने चाहिए। ₹3 फेस वैल्यू और ₹3 प्रीमियम। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 17,82,000, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 17,82,000। क्या पैसा पूरा मिला, हाँ, कंपनी को यहां पर फुल अमाउंट मिल गई है। बैंक अकाउंट डेबिट 35,64,000, टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 35,64,000। सेकेंड एंड फाइनल कॉल के बाद कंपनी ने फोरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू किया, कितने रुपए में,
₹13 में एज फुल्ली पेड अप। आपने फुल्ली पेड अप शेयर दिया, मतलब जो आपके एक शेयर की फेस वैल्यू है ना, ₹10, ₹10 वाला शेयर ₹13 में बेच दिया। तो ₹13 के हिसाब से आपको पेमेंट मिली कितनी? 78,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट 78,000। इसके बाद आपने ₹10 का शेयर दिया है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट आपकी क्रेडिट होगी कितने से? 60,000। और जो ₹3 आपको एक्स्ट्रा मिले वो कंपनी के लिए फायदा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करोगे 18,000। रीइश्यू की एंट्री भी क्लियर हो गई। नेक्स्ट, अब आपको कैपिटल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना है। ये शेयर्स आपने री इश्यू कर दिए, तो जो पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा कंपनी के पास बचा हुआ है उसे हम फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से निकाल करके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो सारा का सारा अमाउंट आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ना तो आपको लॉस हुआ रीइश्यू के टाइम पर, और सारे शेयर्स आपने रीइश्यू कर दिए, तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 24,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 24। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में आपको चॉइस मिली है। चॉइस में आपको डिबेंचर का क्वेश्चन मिला है। दो पार्ट है, पार्ट ए और बी, और पार्ट ए में भी दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में अमन लिमिटेड एक कंपनी, ठीक है, अमन लिमिटेड कंपनी ने 750 डिबेंचर्स इशू किए। ₹100 का एक डिबेंचर है, 10% डिस्काउंट पर इशू किया, लेकिन 5% प्रीमियम पर पैसा रिटर्न होगा। तो एंट्री क्या होगी? सबसे पहले आपने डिस्काउंट पर इशू किया। ₹100 वाला डिबेंचर 10% डिस्काउंट, मतलब ₹10 कम में बेच रहे हो। ₹90 में जिसे भी खरीदना है वो खरीद सकता है। तो जिसको भी खरीदना था उसने पूरा पैसा बैंक में जमा किया। बैंक अकाउंट डेबिट 67,500 टू 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 67,500। एक ही बार में पूरा पैसा डिमांड किया है, तो आपको एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कंबाइंड खोलना है। इसके बाद यहां से पैसा निकाल करके आपको डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 67,500। सबसे पहले आप जितने डिबेंचर्स अलॉट कर रहे हो 750, उसका फेस वैल्यू तो आपको डिबेंचर अकाउंट पे क्रेडिट करना है। क्योंकि आपका जो लोन माना जाता है ना, वो फेस वैल्यू से माना जाता है कि 750 शेयर्स पर ₹100 के हिसाब से आपके पास ₹75,000 आए हैं। इसी पर ही आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करके पे करते हो, करेक्ट। अब कंपनी ने ₹100 वाला डिबेंचर ₹90 में दिया, तो ₹10 का नुकसान हुआ, डिस्काउंट है, जिसे कंपनी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगी। इसके अलावा कंपनी रिडेम्पशन के टाइम पर जब पैसा रिटर्न करेगी ना, तब 5% प्रीमियम देगी। मिल नहीं रहा है यहाँ पर, कंपनी को प्रीमियम देना है, तो ये कंपनी के लिए एक्स्ट्रा एक्सपेंस है। 5% प्रीमियम ₹90 पर नहीं, फेस वैल्यू 100 पर कैलकुलेट करोगे। 100 का 5% ₹5 ऐड करके पैसा रिटर्न होगा। मतलब आप ₹105 के हिसाब से हर डिबेंचर पर पैसा रिटर्न करोगे। ले आप ₹90 रहे हो, लेकिन रिटर्न करोगे 105 के हिसाब से। तो टोटल नुकसान कंपनी को ₹15 का हुआ, जो कि आप अलॉटमेंट के टाइम पर ही रिकॉर्ड करोगे। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 11,250। अब आप कहोगे ₹10 का नुकसान, तो समझ में आता है कि आज आपने डिस्काउंट दिया, ₹5 जो प्रीमियम हमें कल देना है, 2 साल बाद, 5 साल बाद, वो हम आज ही रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं, कल क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि आपके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो कहते हैं कि जो खर्चा आज आपको पता है, कंफर्म्ड है, कैलकुलेट कर सकते हो, उसे आपको आज ही रिकॉर्ड करना है। तो डिबेंचर्स के अलॉटमेंट के टाइम पर अगर आपको रिडेम्पशन का प्रीमियम पता है, तो वो आपको रिकॉर्ड करना है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में। अब देखो, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का कम। तो वो अमाउंट जो डिफरेंस है वो क्या है? जो ये ₹5 प्रीमियम है ना, ये ₹5 प्रीमियम, ये आज आप पे नहीं कर रहे हो। कब पे करोगे? जब पैसा रिटर्न करो, उसके साथ ये एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने। तो एक्सपेंस तो आज आपने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन आप आज इसको डिबेंचर होल्डर्स को पे नहीं करने जा रहे। तो तब तक हम इसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ रखेंगे? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट में। इसको हम वहां पर संभाल के रखेंगे और अपनी बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में इसको शो करेंगे। ठीक है, तो 3,750 आपको यहां पर क्रेडिट करना है। जब पैसा इनका रिटर्न होगा, फेस वैल्यू प्लस ये पैसा मिला करके आप रिटर्न करोगे।
यहां तक समझ में आ गया? अब जो ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, इसको क्लोज करने के लिए सबसे पहले ढूंढो क्या आपके पास कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है। नहीं है। ये जो प्रीमियम है ये सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है, ये तो खर्चा है कंपनी का। तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है, तो आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना होगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 11,250 टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 11,250। फर्स्ट केस क्लियर हो गया। इसके बाद सेकंड केस में सोहन लिमिटेड एक कंपनी जिसने 800 डिबेंचर्स को इशू किया। 100 रुपीज का एक डिबेंचर है, लेकिन 20 रुपीज प्रीमियम पर आपने इशू किया। तो जिसने भी खरीदा उसने आपको 120 रुपीज के हिसाब से पेमेंट की। तो बैंक अकाउंट डेबिट 96,000 टू 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 96,000। अब जो ये प्रीमियम आपको मिला है ना, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। ये आपको प्रीमियम मिला है, फायदा है। क्या करें अब नेक्स्ट एंट्री? ये एप्लीकेशन पर जो पैसा मिला है ट्रांसफर करना है। तो 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 96,000। शेयर कैपिटल नहीं, डिबेंचर अकाउंट आएगा यहाँ पर। और डिबेंचर के साथ कैपिटल मत लगाना, क्योंकि ये कैपिटल नहीं है, लाइबिलिटी है, लोन है। तो टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट 80,000। इसके बाद जो प्रीमियम मिला वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्रेडिट करो 16,000। इतना तो हमें पता है, नॉर्मल है। अब यहां पर इशू के टाइम पर आपको प्रीमियम मिला, लेकिन रिडेम्पशन के टाइम पर आप 10 रुपीज प्रीमियम दे रहे हो। तो जो प्रीमियम आप दे रहे हो वो कंपनी के लिए नुकसान है। तो ये नुकसान अलॉटमेंट के टाइम पर आपको पता है, कंफर्म्ड है। तो आज ही आपको रिकॉर्ड करना है अलॉटमेंट के टाइम पर। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 8,000। ये पैसा मुझे आज नहीं देना, कब देना है? रिडेम्पशन के टाइम पर। तब तक प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करो 8,000। क्लियर हो गया? अब जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, इसको क्लियर करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए आपको सबसे पहले ढूंढना है सिक्योरिटीज प्रीमियम। मेरे पास इस बार सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है, तो इसी के साथ मैं इसको एडजस्ट करूंगी। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 8,000 टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 8,000। ये पार्ट खत्म हो गया आपका। सेकेंड पार्ट में, पार्ट बी में, एक्स लिमिटेड कंपनी ने 4 लाख रुपीस का लोन लिया है आईडीबीआई बैंक से। इसके लिए उसने कोलेटरल सिक्योरिटी में अपने डिबेंचर्स उसको इशू किए हैं। आपको इसे बैलेंस शीट में शो करना है। तो कैसे शो करोगे? सबसे पहले, जैसे आपकी शेयर कैपिटल है, उसके लिए आप क्या करते हो? पहले नोट्स टू अकाउंट पे कैलकुलेशन करते हो, सब कुछ प्रेजेंट करते हो, और फिर वो फिगर मेन पेज पर ट्रांसफर करते हो। उसी तरह से मेन पेज के बाद जो नोट्स टू अकाउंट है उसमें आपको सारी डिटेल लिखनी है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आएगा, लोन फ्रॉम आईडीबीआई बैंक। आपने कितना लिया है? 4 लाख, ये लोन है। इसके बदले जो आपने डिबेंचर्स इसको दिए हैं वो आपने अलॉट नहीं किए, एज अ सिक्योरिटी उसके पास रखवाए हैं। ठीक है? तो ये 5 लाख के डिबेंचर्स आपने उसको दिए। इसके बदले में आप डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करते हो, ये प्रेजेंट करने के लिए कि ये डिबेंचर्स डमी डिबेंचर्स है, अभी अलॉट नहीं हुए हैं, बैंक के पास सिर्फ कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी में रखे गए हैं। तो ये देखो 5 लाख माइनस 5 लाख नील हो गया। तो एक्चुअल लोन आपका 4 लाख है, जिसे हम मेन पेज पर शो करेंगे। इसे आप एक और तरीके से शो कर सकते हो, विदाउट डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। डायरेक्टली आपको लोन लिखना है, लोन फ्रॉम आईडीबीआई बैंक 4 लाख। उसके बाद नीचे डिस्क्लोजर दोगे 5,000 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एज कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी। तो दोनों तरीके से हम शो कर सकते हैं बैलेंस शीट में। मेन पेज पर आपका आएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपका आएगा 4 लाख। क्लियर है? ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सैंपल पेपर भी आपका कंप्लीट हो चुका है, सारे क्वेश्चंस अपलोड कर चुकी हूं। अगर अभी तक प्रैक्टिस नहीं की है तो जल्दी से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि सीबीएसई जिस तरह का सैंपल पेपर रिलीज करती है ना, चांसेस उसी तरह के पेपर के होते हैं। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से समझना है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सैंपल पेपर के क्वेश्चंस के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।